India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने केरल द्वारा बकरीद के कारण 3 दिनों के लिए कोविड लॉकडाउन मानदंडों में ढील देने के फैसले की कड़ी निंदा की और केरल सरकार को कांवड़ यात्रा पर पारित आदेश का पालन करने को कहा। न्यायालय ने 19 जुलाई को बिना किसी प्रतिबंध कोरोना चिन्हित क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति देने के राज्य के फैसले पर सख्त रुख अख्तियार किया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी समूह के दबाव में आकर ढील देना गलत है। दरअसल केरल ने कहा था कि राज्य के कारोबारी बाजार बंद होने की स्थिति में प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। दक्षिण राज्य केरल में बकरीद के लिए दी गई बाजार और दुकानें खोलने की छूट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस साल बकरीद के लिए कोविड-19 प्रतिबंधों में कथित ढील को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को कांवड़ यात्रा मामले में अपने आदेशों का पालन करने के निर्देश को अमल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि ये अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई। इन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी और जहां कोरोना दर 15% से अधिक है, सरकार कांवड़ यात्रा में दिए हमारे निर्देशों का पालन करे। हम अपनी तरफ से छूट की अधिसूचना रद्द नहीं कर रहे। जस्टिस रोहिंटन फली नरिमन और BR गवई की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हम केरल राज्य को संविधान के अनुच्छेद 144 को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ने का निर्देश देते हैं। इसके तहत कांवड़ यात्रा मामले में दिए गए हमारे आदेशों का पालन हो। केरल सरकार के उन दलीलों पर जनता द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिकों के जीवन के सबसे कीमती अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो कोई भी जनता हमारे संज्ञान में ला सकती है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले केरल सरकार के वकील रंजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि 15 जून से ही दफ्तर और दुकानें खुलने लगी थी और ये कोई आज नहीं हो रहा है। परिस्थितियों के आकलन के आधार पर धीरे धीरे छूट बढ़ाई जा रही है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि 10% से अधिक पॉजिटिविटी रेट के साथ इस तरह का जवाब दिया जा रहा है। ये भी कह रहे हैं कि व्यापारियों ने कहा था कि वो हर हाल में दुकान खोलेंगे, यानी दबाव था। ऐसे तो फिर आप शासन चलाने योग्य ही नहीं। केरल सरकार ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने अपील की है कि केवल वे व्यक्ति जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली है, वे इन दुकानों पर जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के चलते इससे पहले यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को दी गई अनुमति रद्द कर दी थी। याचिकाकर्ता ने इसे आधार बनाते हुए कोर्ट से मांग की थी कि वो केरल सरकार से भी कहें कि बाजार खोलने का आदेश रद्द करे ताकि भीड़ के चलते कोरोना फैलने का खतरा न हो। उत्तर प्रदेश द्वारा कांवड़ यात्रा आयोजित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन के रूप में याचिका दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। मणिपुर के कार्यकर्ता लिचोंबम एरेंट्रो की रिहाई के बाद मुआवजे की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने अवैध हिरासत का मामला बताते हुए मुआवजा मांगा। कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का वक्त दिया। कोरोना के इलाज में गोबर और गौमूत्र के इस्तेमाल पर बीजेपी नेताओं की आलोचना करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मणिपुर के कार्यकर्ता लिचोंबम एरेंट्रो को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें सोमवार शाम को कोर्ट के आदेश के बाद छोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता एरेंट्रो लिचोंबम द्वारा की गई प्रार्थना पर नोटिस जारी किया है। प्रार्थना में फेसबुक पोस्ट पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनके द्वारा काटी गई अवैध हिरासत के लिए मुआवजे की मांग की गई थी। फेसबुक पोस्ट में कहा गया था कि गोबर या गौमूत्र से कोविड-19 का इलाज नहीं होगा। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने प्रतिवादियों को मुआवजे के मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है ताकि प्रतिवादी जवाबी हलफनामा दाखिल कर सके। सोमवार को अदालत ने शाम 5 बजे से पहले ये देखते हुए कि उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था कि उनकी निरंतर हिरासत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगी। मंगलवार को भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया गया है और कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सोमवार को ही एरेंट्रो को रिहा कर दिया गया था।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने वाले एरेंट्रो के पिता की ओर से पेश हुए एडवोकेट शादान फरासत ने मुआवजे के लिए प्रार्थना की। फरासत ने प्रस्तुत किया कि नजरबंदी आदेश में उनके खिलाफ 5 मामलों का उल्लेख किया गया था। हालांकि इनमें से किसी भी मामले में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, ये एक गंभीर मामला है, मई से किसी ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। मेहता ने कहा कि उन्होंने सोमवार को हिरासत के आदेश का बचाव करने का प्रयास नहीं किया था और इसे तुरंत रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शाम 5 बजे से पहले 1000 रुपए के बॉन्ड के निष्पादन पर उनकी रिहाई का आदेश दिया था। अधिवक्ता शादान फरासत के माध्यम से उनके पिता एल रघुमणि सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कार्यकर्ता की नजरबंदी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ गाय, गोबर और गौमूत्र को कोविड के इलाज के रूप में उनकी आलोचना के लिए प्रतिशोध है। लेचोमम, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखते हैं और एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला के पूर्व सहयोगी हैं, ने लंबे समय तक राज्य के दमन और सैन्यीकरण के खिलाफ बात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के रिटायर होने के बाद पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने की प्रथा को अस्वीकार करते हुए इसे गलत बताया। इस मामले में गोवा फाउंडेशन बनाम सेसा स्टरलाइट लिमिटेड के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे संस्था की पवित्रता को नष्ट करने वाला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के सेवानिवृत्त होने का इंतजार करने के बाद देरी से पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है। गोवा फाउंडेशन बनाम सेसा स्टरलाइट लिमिटेड में फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने टिप्पणी की। इस न्यायालय के निर्णय लेने की संस्थागत पवित्रता को बनाए रखने के लिए इस तरह की प्रथा को दृढ़ता से अस्वीकार किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बदन बी लोकर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने 7 फरवरी 2018 को फैसला सुनाया था। गोवा राज्य ने नवंबर 2019 के महीने में अपनी 4 पुनर्विचार याचिकाओं को दाखिल किया और वेदांता लिमिटेड ने अगस्त 2020 के महीने में अपनी 4 पुनर्विचार याचिकाओं को प्राथमिकता दी। इन पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 के आदेश के अनुसार निर्णय पर पुनर्विचार के लिए एक आवेदन निर्णय या आदेश की तारीख के 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा पुनर्विचार के लिए अपने आवेदन दाखिल करने में 20 से 26 महीने की देरी के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। पीठ ने तब पुनर्विचार में इस फैसले को पारित करने वाले न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की तारीखों पर ध्यान दिया। 2 न्यायाधीशों की पीठ वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता क्रमशः 30 दिसंबर 2018, 6 मई 2020 को इस न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए। गोवा राज्य ने नवंबर 2019 में अपनी 4 पुनर्विचार याचिकाओं को प्राथमिकता दी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की सेवानिवृत्ति के बाद, जबकि वेदांता लिमिटेड ने न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की सेवानिवृत्ति के ठीक बाद अगस्त 2020 के महीने में अपनी 4 पुनर्विचार याचिकाओं को प्राथमिकता दी। इस न्यायालय के निर्णय लेने की संस्थागत पवित्रता को बनाए रखने के लिए इस तरह की प्रथा को दृढ़ता से अस्वीकृत किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता इस न्यायालय के फैसले से अवगत थे, अदालत ने कहा। इसलिए पीठ इन पुनर्विचार याचिकाओं को केवल सीमा अवधि के आधार पर खारिज करने के लिए आगे बढ़ी। अदालत ने यह भी कहा कि हम ये भी पाते हैं कि गोवा फाउंडेशन में फैसले पर पुनर्विचार के लिए कोई वैध आधार नहीं बनाया गया और इन पुनर्विचार याचिकाओं को भी योग्यता के आधार पर खारिज किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा साल 2013 में 57वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि सहकारी समितियों के संबंध में संसद कानून नहीं बन सकती क्योंकि ये राज्य का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय की 2013 के उस फैसले को बरकरार रखा जिससे संविधान के 57वें संशोधन 2011 के प्रावधानों को उस हद तक खारिज कर दिया जिस हद तक उसने सहकारी समितियों से निपटने के लिए संविधान विभाग 9 भी पेश किया था। जस्टिस रहिंटन, नरीमन, जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BR गवई के 3 जजों की बेंच ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जबकि जस्टिस नरीमन और जस्टिस BR गवई के बहुमत के फैसले ने सहकारी समितियों से निपटने के लिए संशोधन द्वारा पेश किए गए भाग 9B को खारिज कर दिया है। जस्टिस KM जोसेफ ने असहमति पे पूरे संशोधन को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के पक्ष में और उसके खिलाफ अनेक
हस्तक्षेप याचिकाएं भी दायर की गई थी। संसद ने दिसंबर 2011 में देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित 57वां संविधान संशोधन पारित किया था और यह 15 फरवरी 2012 से प्रभाव में आया था। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए अधिवक्ता शिवम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, संविधान के 57वें संशोधन के भाग 9B रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि संसद सहकारी समितियों के संबंध में कानून नहीं बना सकती? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहते हैं फैसला सुनाते हुए कहा कि जहां तक सहकारी समितियों का संबंध है, मैंने भाग 9B को रद्द कर दिया है। जस्टिस KM जोसेफ ने एक असहमतिपूर्ण निर्णय दिया है जहां पूरे संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया है। देखिए, कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है कि इस तथ्य के बावजूद कि सहकारी समितियों के लिए कानून अभी भी 7वें अनुसूची की सूची 2 में है, सहकारी समितियों के विषय को सूची 1 या सूची 3 में लाए बिना इस संशोधन के माध्यम से संसद में राज्य विधानमंडलों के बहुमत का अनुसमर्थन लेकर संविधान के अनुच्छेद 368(2) के प्रावधानों का पालन किए बिना उक्त शक्ति को नियंत्रित किया है। देखिए, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सहकारी समितियों के विषय का राज्य सूची से संघ सूची या समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका था। विषय को राज्य सूची से बाहर करने के लिए अधिकांश राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इस मामले में कोर्ट ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य, न्यायमूर्ति JD पालिवाला की उच्च न्यायालय की पीठ ने आयोजित किया कि संविधान के अनुच्छेद 368(2) के प्रावधानों का पालन करने के अलावा जो हासिल नहीं किया जा सकता, इस रिट आवेदन में लागू संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368(2) के प्रावधानों का पालन किए बिना वह उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश की गई है। ये कोर्ट ने कहा कि एक संवैधानिक प्राधिकरण अप्रत्यक्ष रूप से वह नहीं कर सकता जो उसे सीधे करने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए गुजरात उच्च न्यायालय ने संविधान अधिनियम 2011 द्वारा पेश किए गए भाग 9B के प्रावधानों को उस हद तक रद्द कर दिया जिस हद तक से सहकारी समितियों के संबंधित थे। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी अपील में भारत के अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल द्वारा जो प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्र सरकार ने 2 मुख्य तर्क दिए थे कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति 7वीं अनुसूची के साथ पढ़ गए अनुच्छेद 246 के अनुसार विधायी प्रविष्टियों के आवंटन से सीमित नहीं है। संसद की संविधान शक्ति उसकी विधायी शक्ति से विभिन्न होती है। अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया बताता है और इसके अलग होना मूल संरचना उल्लंघन नहीं माना जाता। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम शर्मा जी सारी जानकारी के लिए। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अभूतपूर्व घटना घटी है। एक जज ने एक्टिव चीफ जस्टिस के खिलाफ आदेश जारी किया। 16 जुलाई को जिस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने कनेक्टिविटी को लेकर टिप्पणी की थी, उसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने डिवीजन बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। उस पर न्यायाधीश भट्टाचार्य ने नाराजगी जताई है। कलकत्ता हाईकोर्ट की घटी एक घटना ने सुप्रीम कोर्ट में हुई एक प्रकरण की याद ताजा कर दी। मामला रोस्टर तय करने से जुड़ा है। रोस्टर तय करने की शक्तियों के बहाने जिस तरह तत्कालीन CJI जस्टिस दीपक मिश्रा पर आरोप लगे थे, उसी तरह अब कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने अब उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के उस आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है जिसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, लेकिन इसका अर्थ मास्टर ऑफ ऑल नहीं हो सकता। इसे साफ लग रहा है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ असहमति का चलन अब हाईकोर्ट तक आ चुका है। एक मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान खराब कनेक्टिविटी होने पर सख्त टिप्पणियां करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने अब उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और कोर्ट प्रशासन के खिलाफ ही आदेश पारित कर दिया है। न्यायाधीश अरिंदम सिन्हा के बाद अब न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए रोष जताया है। दरअसल 16 जुलाई को जिस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने कनेक्टिविटी को लेकर टिप्पणी की थी, उस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने डिवीजन बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। इसे लेकर ही उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और कोर्ट प्रशासन के खिलाफ आदेश पारित किया है। न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने 10 पन्नों के अपने आदेश में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और कोर्ट प्रशासन की आलोचना की है। न्यायाधीश भट्टाचार्य ने सोमवार को पारित आदेश में कहा है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस रोस्टर बनाने के अधिकारी होते हैं
और वो कोर्ट का प्रशासन तय करते हैं। लेकिन इस बात में संदेह है कि क्या वो अपनी प्रशासनिक क्षमता के तहत रातों रात किसी मामले को दूसरी बेंच या जज को सौंप सकते हैं। न्यायाधीश ने कहा कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, लेकिन इसका अर्थ मास्टर ऑफ ऑल नहीं हो सकता। न्यायाधीश की ओर से दिए गए इस आदेश की कॉपी सोमवार रात को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड हुई है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि मेरे आदेश पर असिस्टेंट कोर्ट ऑफिसर ने रजिस्ट्रार जनरल को बताया कि उनके पास ये ताकत नहीं है कि वो ये तय कर सके कि कौन सा केस किस बेंच को सौंपा जाएगा। जज ने अपने आदेश में गहरा तंज कसते हुए कहा कि दुस्साहस को शीर्ष संस्थानों में बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता का अभाव समस्याएं पैदा करता है और ये न्यायिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। जानकारों ने उच्च न्यायालय में मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ अन्य न्यायाधीशों के गुस्से को अभूतपूर्व बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने रात को गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है और मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इस केस में राज कुंद्रा के बाद रेयान जॉन नाम का एक और शख्स को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि राज की कंपनी रेयान के अकाउंट में काफी विदेशी मुद्रा है, इसलिए इस मामले में पूरी तरीके से जांच की जानी चाहिए और राज को बाकी आरोपियों के साथ हिरासत में रहने की जरूरत है। पुलिस ने राज और रेयान जॉन की अधिकतम हिरासत की मांग की और वहीं कोर्ट में राज कुंद्रा के वकील अब्बाद पॉन्टा ने भी तर्क दिया है कि कुंद्रा की हिरासत की मांग अवैध है और इसे नहीं दिया जाना चाहिए। पुलिस ने तर्क दिया कि कुंद्रा को हिरासत में लिए बिना आगे की जांच नहीं की जा सकती और साथ ही पॉन्टा ने कोर्ट में तर्क दिया है कि पुलिस ने राज का बयान लेने से पहले सेक्शन 41 के तहत समन नहीं दिया, बल्कि अपना पक्ष बताने का मौका दिए बिना राज को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस ने सेक्शन 420 और 67A के तहत मामला दर्ज किया है और अन्य सेक्शन के अलावा दोनों गैर जमानती हैं और इसमें क्रमशः 7 साल और 5 साल की जेल है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और राज कुंद्रा के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। मालूम हो कि राज के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होने की खबरें हैं और इस ग्रुप में अश्लील फिल्मों के कारोबार के बारे में बातचीत होती थी। इस मामले में नए खुलासे सामने आए हैं। सामने आया है कि राज कुंद्रा एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे और एच अकाउंट के नाम से बने इस ग्रुप में अश्लील फिल्मों के कारोबार के बारे में चर्चा होती थी। इसमें कुल मिलाकर 5 लोग थे और इसमें मार्केटिंग सेल से लेकर मॉडल्स की पेमेंट को लेकर बातें होती थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना की वैश्विक महामारी ने निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में मुकदमों का बोझ और बढ़ा दिया है। कोरोना काल में पिछले 1 साल से ज्यादा समय से मुकदमों की नियमित सुनवाई न हो पाने के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 लाख से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हो गए हैं। तो वहीं इस साल कोरोना की सेकेंड वेव में मुकदमों की सुनवाई न हो पाने के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट में 30,000 नए मुकदमों की सुनवाई भी पेंडिंग हो गई है। हालांकि कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोरोना के नई गाइडलाइन के साथ ही 14 जुलाई से खुली अदालत में मुकदमों की सुनवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन हाईकोर्ट पर मुकदमे के बड़े बोझ से जल्द मुकदमों के निस्तारण की बड़ी समस्या अदालतों के सामने खड़ी हो गई। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच में स्वीकृत 160 पदों के सापेक्ष 94 जजों के लिए कार्यरत होने से भी मुकदमों की सुनवाई को लेकर बड़ी चुनौती है। वर्तमान समय में इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच मिला करके करीब 10 लाख मुकदमों से ज़्यादा यहाँ पर मुकदमे जो हैं वो विचाराधीन हैं और ज्ञातव्य है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। यहाँ मुकदमों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। टोटल जजेस की स्ट्रेंथ यहाँ पर परमानेंट और एडहॉक मिला करके 160 है और वर्तमान समय में 94 जजेस जो है वो कार्य कर रहे हैं। 94 वैकेंसी यहाँ पर भरी हुई हैं। इस प्रदेश के लॉ मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बैठक करें, सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के साथ, और उस पर जो है उनको दिशा निर्देश देने की कृपा करें। दिशा निर्देश दें कि जो हाई कोर्ट का आदेश है इंस्ट्रक्शंस का या काउंटर एफिडेविट मांगने का, उसकी कंप्लाइंस सही समय पे की जाए तो मुकदमे जल्दी डिस्पोजल हो सकते हैं और मुकदमों का बोझ कम हो सकता है। एक न्यायिक व्यवस्था इस देश में स्थापित थी, उस न्यायिक व्यवस्था को बदलने के या उसको और मजबूत करने के बजाय विगत वर्षों में न्यायाधिकरणों के माध्यम से, ग्राम न्यायालय के माध्यम से कमज़ोर करने का प्रयास किया गया और उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि उच्च न्यायालयों पे
और न्यायालयों पे दबाव है, इसलिए न्यायाधिकरण बनाए जा रहे हैं जिससे त्वरित न्याय हो। और आज देश के लगभग सभी न्यायाधिकरणों में पूर्ण रूप से पीठासीन अधिकारी नहीं हैं। लगभग 15 से 20% न्यायिक अधिकारियों के पद रिक्त हैं। एक बहुत विशेष रूप से अभियान चला करके न्यायिक व्यवस्था को सुचारू, मजबूत, दृढ़ और निष्पक्ष बनाए जाने की आवश्यकता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.